Hello everyone. In the last video, we did electric field and potential due to ring and disk, etc. Now let us take more types of charge configurations to find their electric field and potentials. So let us first take electric field due to a line charge. तो सपोज हमारे पास कोई एक ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, से Mn, and this line is charged uniformly, and suppose linear charge density is lambda, and suppose we have to find the electric field due to this line charge at this point P, and distance of point P from line charge is suppose R. तो डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट P है लाइन चार्ज से, तो हमने पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो हमने निकालना है। तो उसके लिए लेट अस टेक x axis along x axis parallel to the line charge and y axis perpendicular to it. And suppose if we connect the point P to the ends of the line charge, suppose these angles are theta 1 and theta 2. Suppose this angle is theta 1 and this angle is theta 2. तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट P पे, तो अगर हम इस लाइन चार्ज के डिफरेंट एलिमेंट्स करें तो हर एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट P से डिफरेंट होगा, तो फिर हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो फिर हमें इसे इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से करने के लिए सपोज अगर हम यहाँ से डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लेते हैं लेंथ dx का, and this element suppose subtends angle d theta at point P, यानी ये एंगल थीटा है सपोज, और ये एंगल d थीटा। तो हमने एंगल थीटा पे एक एलिमेंट ले लिया dx लेंथ का, जो कि पॉइंट P पे एंगल d थीटा सबटेंड कर रहे हैं, एंड सपोज इस एलिमेंट पे चार्ज dq है, तो फिर dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इंटू dx, क्योंकि लैम्बडा है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्बडा को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर उस पर्टिकुलर लेंथ पे चार्ज आ जाएगा, तो dq इज लैम्बडा इंटू dx। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि x अपॉन r इज tan थीटा। तो यहाँ से x आ जाएगा r tan थीटा। अब देखो जो ये एलिमेंट है dx लेंथ का,
तो डी एक्स लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, तो हम इसे एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और फिर इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, एंगल थीटा पे होगा, एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी ई। तो व्हाट इज डी ई? इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge element dq। और जो ये डिस्टेंस है भी, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर डी ई की वैल्यू आ जाएगी के डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, और फिर डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा इंटू डी एक्स। So this is electric field at point P due to this small charge element, और ये एंगल थीटा पे आ रहा है। अब देखो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट चार्ज एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो फिर हमें पहले डी ई के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद उन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे डी ई का इस तरफ कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा, और इस तरफ आएगा डी ई साइन थीटा। तो डी ई साइन थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, डी ई कोस थीटा अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि डी ई साइन थीटा एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में है, और डी ई कोस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो नाउ लेट अस टेक देम वन बाय वन। तो पहले ई एक्स निकालते हैं। तो ये डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो भी आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं आर टेन थीटा, और डी एक्स की वैल्यू इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगी, सॉरी डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगी। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर थीटा, फिर डी थीटा को उधर ले जाओ, और अब ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो के लैम्डा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी एक्स की वैल्यू आर सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये एक्स की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा।
और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, आर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा की लिमिट क्या लेंगे यहाँ पे? देखो थीटा हमने इस डायरेक्शन में मेजर किया है, तो फिर थीटा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। और हमने क्योंकि पूरी वायर कवर करनी है, तो फिर इस एंड पे थीटा की वैल्यू होगी -θ1 और इस एंड पे थीटा की वैल्यू होगी +θ2, और यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा। सो टू कवर द कंप्लीट वायर, तो लिमिट आएगी -θ1 से +θ2। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लिमिट्स डाल दो, पहले थीटा को θ2, फिर माइनस से लगा के थीटा को -θ1, बट cos -θ1 इज cos θ1, तो फाइनली यहाँ से ई आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा, k लैम्बडा अपॉन आर cos θ2 plus cos θ1. So this is a electric field along x-axis. सिमिलरली अब इसको ई वाई को इंटीग्रेट करते हैं, तो ई वाई है इंटीग्रल डी ई cos थीटा, तो अभी सेम तरीके से करोगे, तो बस यहाँ पे साइन की जगह पे cos आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज, और ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा k लैम्बडा अपॉन आर, और यहाँ पे साइन की जगह पे cos आ जाएगा, तो आएगा k लैम्बडा अपॉन आर इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा, और लिमिट -θ1 से θ2, तो ये आ जाएगा k लैम्बडा अपॉन आर cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, नाउ पुट द लिमिट्स, तो आएगा साइन θ2 माइनस साइन -θ1, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई वाई की वैल्यू आ जाएगी k लैम्बडा बाई आर इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1. So this is electric field along y-axis due to the wire. तो फाइनली वी गेट ई एक्स एंड ई वाई, और फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा ई इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई
J cap, and magnitude of electric field will be under root Ex square प्लस Ey स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मान लो इस तरफ है Ex और इस तरफ नेट फील्ड है Ey, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा E, सपोज किसी एंगल अल्फा पे, तो फिर tan अल्फा हो जाएगा Ey अपॉन Ex, तो tan अल्फा इज Ey अपॉन Ex। तो अब इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। इसके बाद है इसमें कुछ स्पेशल केसेस। सपोज अगर जो ये लाइन चार्ज है, अगर ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट हो, मतलब इस तरह से भी इनफाइनाइट है और इस तरफ से भी इनफाइनाइट है। So if line charge is infinite from both sides, तो फिर जो देखो जो एंगल θ1 है और θ2 है, ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि tan θ1 जैसे होगा, मान लो ये लेंथ अगर L1 है और ये लेंथ L2 है, तो tan θ1 होगा L1 अपॉन R और tan θ2 होगा L2 अपॉन R। और अगर ये वायर इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, तो इसका मतलब L1 भी इन्फिनिटी हो गया और L2 भी इन्फिनिटी, तो फिर tan θ1 इन्फिनिटी आ जाएगा और tan θ2 भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब tan θ इन्फिनिटी होता है तो एंगल θ 90 डिग्री होता है, तो फिर यहाँ से θ1 90 डिग्री एंड θ2 आल्सो 90 डिग्री। अब ये 90-90 वैल्यू यहाँ पुट कर दो Ex और Ey में, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा भी, ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो θ1 को 90 पुट करो, θ2 को 90 पुट करो, तो cos 90 जीरो, cos 90 जीरो, तो Ex जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ से Ex जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करो θ1 को 90, θ2 को 90, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो Ey कितना आ जाएगा, तो Ey आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन R, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब k को पुट कर दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर Ey की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड का ये सेम फार्मूला
हमने हाफ रिंग के लिए भी किया था, E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फिर हाफ रिंग के सेंटर पे और इनफाइनाइट लाइन चार्ज का जो फार्मूला है वो सेम होता है। इसके बाद सेकंड स्पेशल केस है कि अगर मान लो जो वायर है वो एक तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, मान लो वायर इस तरफ से इनफाइनाइट है और जो पॉइंट पी है वो दूसरे एंड के बिल्कुल सामने है, मतलब यहाँ पे है। तो पॉइंट पी इज अपोजिट टू द अदर एंड और इस तरफ से इनफाइनाइट है। तो अभी इस केस में अब थीटा 1 90 हो जाएगा और थीटा 2 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पुट करो भी थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 को 0। तो cos 0 1 हो जाएगा और cos 90 0। तो फिर यहाँ 1 बचेगा। तो ई एक्स आएगा के लैम्बडा अपॉन आर। तो भी ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी के लैम्बडा अपॉन आर, यानी लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आ गया ई एक्स। और ई वाई वाले एक्सप्रेशन में भी थीटा 1 को 90 और थीटा 2 को 0 पुट करो तो साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1। तो ये भी सेम आ जाएगा के लैम्बडा अपॉन आर। तो ई वाई इज ऑल्सो इक्वल टू के लैम्बडा अपॉन आर। तो भी ई वाई और ई एक्स दोनों इक्वल आ गए। और फिर जो नेट फील्ड आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। और ये हो गया एंगल 45 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे ई एक्स और ई वाई सेम है। और जो ई की वैल्यू आएगी तो ई की वैल्यू आएगी अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। और ये वैल्यूज पुट करके आ जाएगा रूट 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि एक ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, यानी ये इस तरफ से इनफाइनाइट है, ये इस तरफ से इनफाइनाइट है और ये सेमी सर्कुलर पार्ट है ऑफ रेडियस स्मॉल आर। और हमने इस पूरे वायर को मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दी हुई है। तो ये कंपोजिट वायर है, इट इज़ मेड ऑफ 3 पार्ट्स। इसमें एक सेमी सर्कुलर पार्ट है और 2 सेमी इनफाइनाइट पार्ट्स हैं। और इस पूरे को हमने चार्ज दे दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाई 1। तो पहले अगर हम इसकी वजह से निकालें, जो ये वाला पार्ट है, इसको पार्ट नंबर 1 मान लिया, तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट पार्ट और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले आ जाएंगे।
तो फिर इसकी वजह से मतलब यहाँ तक का जो पार्ट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इस तरफ आएगा और ई वाई इस तरफ आएगा। और ई एक्स की ये वाली वैल्यू होगी और ई वाई की ये वैल्यू होगी। अब लेते हैं ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट की वजह से ई एक्स इस तरफ ही आएगा और ई वाई इस तरफ आएगा। तो फिर ई वाई दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई वाई दोनों का सेम होगा और ई एक्स दोनों का ऐड हो जाएगा। तो फिर जो नेट फील्ड आएगा इस तरफ, इन दोनों की वजह से, इन दोनों स्ट्रेट पार्ट्स की वजह से, वो इसका डबल हो जाएगा। कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका डबल कर दिया हमने। और अब बचा ये सेमी सर्कुलर पार्ट, ये पार्ट 3 है मान लो। और सेमी सर्कुलर पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इस तरफ आएगा और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सेम आ जाएगा, तो फिर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पे 0 हो जाएगा। ठीक है भी। तो सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला होता है। तो इस तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इनको कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू लाइन चार्ज। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो अगेन मान लो हमारे पास कोई एक ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, and it is given linear charge density lambda। तो हमें पता है कि इसकी वजह से डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं तो इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब सपोज अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले लें, पॉइंट 1 डिस्टेंस r1 पे, और सपोज यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, पॉइंट 2 डिस्टेंस r पे, डिस्टेंस r2 पे, और सपोज यहाँ पोटेंशियल V2 है और ये डिस्टेंस r है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो फिर अगर हमने इन पोटेंशियल्स का डिफरेंस निकालना हो, यानी V1 माइनस V2 कितना होगा? देखो V1 बड़ा होगा V2 से, because we know that in the direction of electric field potential decreases। तो फिर V1 should be greater than V2। तो फिर हमने अगर V1 माइनस V2 निकालना है तो फिर वो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए हमने जो फार्मूला किया था V2 माइनस V1 इज माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ DZ। तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। एंड सपोज वी आर मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो फिर इसमें EY EZ वाले 0 हो जाएंगे, DY DZ 0 हो जाएंगे, और
dx को dr मान लो। जैसे हम किसी टाइम डिस्टेंस r पे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो फिर ex की जगह पे E आ जाएगा और dx को dr मान लो, तो फार्मूला बन जाएगा v2 माइनस v1 इज माइनस E dr। माइनस को उधर ले जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा, और अब E की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ से इंटीग्रेशन r की लिमिट आ जाएगी r1 से r2। तो फिर ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dr अपॉन r, और 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन होगा log r। Now put the limits. Now apply the formula log a minus log b is log a upon b। तो ये फार्मूला आ जाएगा। So this is a formula for the potential difference between 2 points due to infinite line charge। अच्छा, अगर हम दो पॉइंट्स ऐसे लेंगे कि जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया, कि दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। Now you can try this question number 51 on page 19 in objective assignment। इसमें जैसे हमने किया था कि वर्क डन का जो फार्मूला होता है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q इंटू V1 माइनस V2 एंड बाई अस होता है Q इंटू V2 माइनस V1। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क निकालना है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम 1 1 1 टू 0 1 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क हो जाएगा Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने जो किया तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। तो मान लो जैसे कोई एक शीट है इस तरह से, and this sheet is given charge which is uniformly distributed on its area। सपोज इसकी लेंथ है L और विड्थ है B, और जो L और B हैं वो दोनों ही काफ़ी लार्ज हैं, यानी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के बराबर, और इसकी वजह से हमने किसी डिस्टेंस R पे
तो सपोज ये कोई पॉइंट है डिस्टेंस r पे फ्रॉम द शीट, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एंड सपोज इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अभी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट पी पे। तो देखो इसके लिए फिर अगेन हमें इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे हम थिन वायर्स ले सकते हैं, यानी थिन स्ट्रिप्स ले सकते हैं, और थिन स्ट्रिप एक थिन वायर का काम करेगी, और वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कर लिया है पीछे अभी, तो फिर उसका यूज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करो, अगर सपोज यहाँ से डिस्टेंस y पे ऐसे एक स्ट्रिप ले लो, तो ये डिस्टेंस y, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली हमने ऐसे, जिसकी थिकनेस है dy, और मान लिया जो स्ट्रिप है इस पे चार्ज है dq, और इसका एरिया है dA। तो फिर dA की वैल्यू आएगी लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ b है और विड्थ dy, और फिर जो इस पे चार्ज आएगा dq, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो जो ये स्ट्रिप हमने ली इस पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, इस स्ट्रिप की लेंथ b है और टोटल चार्ज इस पे dq है। तो फिर अगर इस स्ट्रिप का लैम्बडा निकालना, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो फिर इस स्ट्रिप का लैम्बडा आ जाएगा dq अपॉन b, यानी चार्ज अपॉन लेंथ। तो पुट द वैल्यू ऑफ dq, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा आ जाएगा सिग्मा इंटू dy। अगर इसको हम सामने से देखें, ऐसे फ्रंट व्यू देखें, इसका सामने से देखें, तो हमें ये कुछ ऐसे नज़र आएगी कि जैसे ये शीट है और ये पॉइंट P, और हमने ये डिस्टेंस y पे एक स्ट्रिप ली dy विड्थ की, इसकी अंदर की डायमेंशन b है और ये लेंथ l है। तो फिर जो स्ट्रिप बनेगी dy विड्थ की, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आ गई, तो फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉइंट P पे वो कुछ इस तरफ आ जाएगा। सपोज DE, और DE की वैल्यू होगी, फार्मूला होता है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो r जो डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस ऑफ ये वाली डिस्टेंस आएगी विच इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ऐसे अगर हम एक एलिमेंट नीचे भी लें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा डी ई, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेम एंगल थीटा पे। तो इनके कोस वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल डी ई cos theta. Now put the value of dE. And put the value of cos theta. तो cos theta आएगा r upon this under root r square plus y square. तो फिर ये आ जाएगा भी, तो लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो सिग्मा इंटू डी वाई। और ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। सॉरी y आएगा यहाँ पे, और y की लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि y हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो y ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा। और क्योंकि L इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी इनफाइनाइट है ये और इस तरफ से भी इनफाइनाइट है, तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब जो इसका इंटीग्रेशन होता है अभी, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में। तो बेसिकली जो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो उसमें x की जगह पे y है और r कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन r टेन इनवर्स y अपॉन r, यानी x की जगह पे y आ जाएगा और a की जगह पे r आ जाएगा। और लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो भी r से r तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर y को रखो पहले प्लस इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, फिर माइनस डाल के y को रखो माइनस इन्फिनिटी, तो भी टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2, और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, और पाई से ये पाई कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन
2 epsilon naught. So finally electric field due to thin infinite sheet का ये फार्मूला आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक थिन इनफाइनाइट शीट है हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, तो फिर इसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। And the surprising thing here is that this electric field is independent of R. इसमें R नहीं आ रहा कहीं पे भी, so this is independent of R. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा, चाहे हम पॉइंट यहाँ पे लें, चाहे पॉइंट यहाँ पे लें, चाहे पॉइंट यहाँ पे लें, चाहे यहाँ पे लें। So this is a kind of uniform electric field. और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो इस तरह से आएंगी, electric field lines will be parallel, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है तो फिर जो स्पेसिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बीच, ये स्पेसिंग हर जगह सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विल रिमेन सेम। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, लेकिन जो ये शीट है इसके लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा। So this is a kind of uniform electric field produced by thin infinite sheet. अच्छा, अभी ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे भी आया था जब हमने डिस्क की वजह से निकाला था। डिस्क में एक स्पेशल केस हमने लिया था कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी जो पॉइंट P है अगर वो डिस्क के काफ़ी क्लोज है, तो अगर पॉइंट P काफ़ी क्लोज होगा डिस्क के तो फिर डिस्क भी एक तरह से थिन इनफाइनाइट शीट का काम करेगी, तो फिर इसीलिए इसका ये आंसर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब थिन इनफाइनाइट शीट का ये फार्मूला हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट शीट। जैसे भी हमारे पास कोई एक इस तरह से कोई एक थिक शीट है,
मतलब 3D में है ये डायग्राम। इसकी जो ये थिकनेस है ये मान लो h है, और बाकी इसकी लेंथ और विड्थ ये इनफाइनाइट है। और इसके पूरे वॉल्यूम को हमने चार्ज से भरा हुआ है। तो फिर अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो लेट रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किसी पॉइंट पे और इसके बाहर किसी पॉइंट पे कितना होगा। तो इसके लिए अगर हम इसका 2D में व्यू बना लें लाइक दिस, मान लो इसका ये वाला एरिया ये A के बराबर है, तो A हो जाएगा L इंटू बी। और ये इसका फ्रंट व्यू है, यानी हम सामने से देख रहे हैं अगर, तो हमें ये वाला फेस नजर आएगा जिसकी ये डायमेंशन है h। एंड सपोज दिस इज सेंट्रल प्लेन जो उसके सेंटर से पास हो रहा है। तो सपोज हमने किसी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी डिस्टेंस r पे जो बाहर है इससे। तो फर्स्ट वी टेक एट आउटसाइड पॉइंट, यानी r इज ग्रेटर देन h/2। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से डिस्टेंस x पे अगर dx विड्थ की एक पतली सी शीट लें, मान लो ये इसकी विड्थ dx है, तो ये जो पतली सी शीट है इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम है सपोज dv, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। और फिर इसके अंदर चार्ज मान लो dq है, तो dq आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और फिर इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी इसकी, हम इसका एक पतली शीट मान सकते हैं dx विड्थ की, तो फिर इसका जो सिग्मा आएगा, तो सिग्मा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आएगा रो dx। तो यानी कि ये थिन शीट बन गई जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और फिर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे सपोज dE, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट उसका फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की ये वैल्यू पुट कर दो रो dx। So this is electric field due to this thin sheet। और फिर x की लिमिट आ जाएगी तो x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -h/2 होगा और यहाँ पे h/2 होगा। इसको इंटीग्रेट करो
तो x की लिमिट आ जाएगी -h/2 से h/2। तो dx का इंटीग्रेशन x और ये लिमिट्स पुट करोगे तो भी e की वैल्यू आ जाएगी ρh/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आउटसाइड पॉइंट पे e की वैल्यू आ गई ρh/2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ r। तो फिर ये भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा। तो एट एवरी पॉइंट आउटसाइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसके बाद अभी अगर अंदर किसी पॉइंट पे निकालना है, सपोज हमने अब यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए हम ये थोड़ी सी वाइड ले लेते हैं। तो हमने सपोज अब यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और r की वैल्यू h/2 से कम है। तो अब देखो, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे भी ले लें सेम ऐसे ही डिस्टेंस r पे, और अगर इस पूरे जो वॉल्यूम चार्ज है पूरा ये, इसका ऐसे पार्ट कर दें कुछ, देखो जो ये वाला चार्ज है और जो ये वाला चार्ज है, इनकी वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से इस तरफ होगा। तो फिर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केवल इस वाले पार्ट की वजह से जो ये वाला चार्ज है। और फिर सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था कि एक कोई एलिमेंट लेके, मतलब कोई डिस्टेंस x पे कोई ऐसे थिन शीट लेके dx विड्थ की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E dE, वो इतना आएगा। बस यहाँ पे अब जो लिमिट आएगी x की वो -r से +r आ जाएगी। तो लिमिट क्या आ जाएगी, -r से +r। बाकी सारा करने का तरीका सेम होगा। तो फिर E की वैल्यू आ जाएगी ρ/2 एप्सिलॉन नॉट -r2 +r। तो फिर ये आ जाएगा ρ2r/2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर E की वैल्यू आ जाएगी ρr/2
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भी। तो देखो इसमें लिमिट जो आएगी, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल इस वाले चार्ज की वजह से आएगा बस, जो ये वाला चार्ज है, और जो साइड वाला चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे नेट कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। तो फिर जैसे लिमिट पहले -h/2 से h/2 थी, अब लिमिट हो जाएगी -r से +r तक। और अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इनसाइड पॉइंट पे, और अगर इसके सरफेस पे निकालना है तो सरफेस के लिए r को h पुट कर दोगे, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सपोज E0, तो आएगा रो h अपॉन, नहीं r को h/2 पुट करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस h/2 है, तो ये सरफेस पे आ जाएगा। तो अभी सरफेस पे और आउटसाइड यानी बाहर के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और अंदर का ये फार्मूला होगा। और अगर सेंटर पे निकालना हो तो सेंटर के लिए r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एट सेंटर r इक्वल टू 0, तो r को 0 पुट करोगे तो e की वैल्यू 0 आ जाएगी। और फिर अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें, E वर्सेज R ग्राफ ड्रा करें, तो सेंटर पे 0 है, सेंटर के इस तरफ के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इस तरफ के किसी पॉइंट पे इस तरफ होगा, तो फिर यहाँ फील्ड नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ फील्ड पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और h/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, मान लो ये E0 है, तो फिर इस तरफ -E0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ओरिजिन से पास करता होगा, यानी सेंटर पे 0 होगा, सेंटर से दूर जाओगे तो बढ़ता जाएगा, और सरफेस पे आके फील्ड इतना हो जाएगा E0 के बराबर, और सरफेस के बाहर जाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू E0, और इधर -E0 हो जाएगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है। तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका। ओके, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।